Hi guys, hello, hi everyone. This is Manu Mishra. So welcome you all on our YouTube official channel of Territorial and to this session जिसमें आज हम लोग सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स का राउंड अप करेंगे. But before I start with the session of today's newspaper, before we see कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हैं. Just give me a minute. Let me have a tech check. Let me see. Am I perfectly audible or not? And then we will start. Right? We will start with a session. Just a second now. Just a minute. सर एमएससीईटी के लिए देख सकते हैं ये वीडियो. यस बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर्स आता है. राइट? Just that. Yeah. I think seems all fine with the audibility and visibility. So good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Deshraj. Good morning, Atharv. Good morning, Sujan. Good morning, Survi. Good morning. Good morning, Narendra Modi. Yeah. Good morning, Modi ji. Good morning, Ankita. Good morning, all of you. Good morning to everyone, all of you. I hope you guys are doing good and सब कुछ on track चल रहा होगा. राइट, बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन मैं दो चीजें पहले आपको स्पेसिफाई करता हूं, उसके बाद अपन सेशन को स्टार्ट करेंगे. पहली चीज, आप बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर आज एनालिसिस नहीं हुआ. एज ऑलरेडी स्टेटेड इन दी 1st of October के एनालिसिस में कि 2nd of October हॉलीडे होगा, हॉलीडे बिकॉज ऑफ अयोध्या पूजा. राइट, या दशहरा बेसिकली हम बोल सकते हैं. राइट, एंड उस दिन न्यूज़पेपर नहीं आता, तो बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़पेपर वाज नॉट पब्लिश्ड फॉर 2nd of October. राइट, एंड दैट इज व्हाई हमारा एनालिसिस नहीं हो पाया, ना ही ऑफलाइन आया ना ही बेसिकली ऑनलाइन था. आपने घर में ये देखा होगा. राइट, आज के दिन न्यूज़पेपर बेसिकली आपको नहीं दिखा होगा अनटिल अनलेस रीजनल न्यूज़पेपर हो सकता है कि आपके घर पे बेसिकली आया हो. दैनिक जागरण, भास्कर, पत्रिका, ये सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो शायद आपको देखने को मिले होंगे. बट अगेन हिंदू ना ही ऑनलाइन आपको ये पेपर बेसिकली आप एक्सेस कर पा रहे होगे. तो दिस द फर्स्ट थिंग. सेकंड चीज, आज का सेशन जो होने वाला है उस सेशन का पहले मैं आपको फ्लो बता देता हूँ कि बेसिकली सेशन कैसे फ्लो करेगा, जिससे आपके दिमाग में ना एक पूरी क्लैरिटी हो कि सेशन में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं. सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो जो लोग पहले से एनालिसिस देखते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अगस्त मंथ का, जुलाई मंथ का, जून मंथ का, मई मंथ का, अप्रैल मंथ का, राइट, इन लोगों ने जो आपका राउंड अप देखा होगा, उन लोगों को आइडिया होगा कि हमारा बेसिकली इंटेंट और बेसिकली हमारा फ्लो क्या होता है सेशन का. राइट, तो वही मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, दूज हु आर द न्यू कमर्स, क्योंकि अब एग्जामिनेशन बहुत नियर आ गया है, वेरी क्लोज. सो आई नो कि लॉट ऑफ पीपल, उनकी अभी आंखें खुली होंगी एंड दे वर वेरी मच वरी अबाउट द करंट अफेयर्स. राइट, सो आई जस्ट गिव यू दी बेसिकली कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये राउंड अप मेजरली हम क्लैट और एलिट के लिए करते हैं और बाकी लॉ एंड एग्जामिनेशंस के लिए करते हैं. सो तो इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. और अगेन इस साइड भी होंगे टॉपिक जो कि रेड इन कलर होंगे. अगेन दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दे आर दी आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. वो कहीं ना कहीं लेकिन अपन ने क्लास के अंदर कहीं ना कहीं अपन ने राइट अपन ने कहीं ना कहीं उसको सेशन में कभी ना कभी कवर अप किया होगा. एंड दैट इज व्हाई ये टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है बट कहीं ना कहीं कवर अप हो चुके हैं. तो ये अगर नहीं आपने पढ़ा है तो आप वहां से कवर करो. और अगेन वहां से कवर नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक्स आपको खुद से कवर करते हुए चलना है. राइट, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक लिस्ट बताऊंगा. दूसरा सितंबर मंथ की जो होगी. दूसरी चीज, आई जस्ट गो थ्रू दी वन लाइनर्स फर्स्ट. तो पहले मैं आपको वन लाइनर्स बताता हुआ चलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है फॉर दी सितंबर मंथ, क्योंकि वन लाइनर्स आर वेरी मच क्रूशियल फॉर दी एलिट एग्जामिनेशन एंड इवन क्लैट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना. तो वन लाइनर्स हम देखते हुए चलेंगे क्योंकि वन लाइनर्स में हमारे ब्रॉडर वे में होता है. ऐसा नहीं है कि वन लाइनर का मतलब इट्स ओनली इन वन लाइन और टू लाइंस. नो, हम उसको डिटेल में पूरा डिकोड करते हुए चलेंगे. उसके बाद वन लाइनर जैसे कंप्लीट होंगे, वील जंप ऑन टू दी व्हाट, वील जंप ऑन टू दी मेजर टॉपिक्स. तो हम मेजर टॉपिक्स बेसिकली कवर करते हुए चलेंगे और उन मेजर टॉपिक्स में कुछ 6 to 7 मेजर टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हाट आपके इन द मंथ ऑफ सितंबर मंथ के बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं. तो दीज आर दी 6 टॉपिक्स जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इन अ वेरी डिटेल्ड वे. पहला, educate girl, so it's an NGO from Rajasthan, won
2025 Ramon Magsaysay Award. Ramon Magsaysay Award basically it's a very prominent award, right? इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, राइट? एंड अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत सिग्निफिकेंस है, राइट? क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जीत चुके हैं, ऐसा नहीं है इंडिविजुअल नहीं जीते, सोनम वांगचुक जीत चुके हैं, रवीश कुमार जीत चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं। तो इंडिविजुअल इंडियंस इंडिविजुअल्स यस दे हैव वॉन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, तो पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेमीकंडक्टर पर्सपेक्टिव से, वो हम देखेंगे। थर्ड टॉपिक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हम कवर अप करने वाले हैं। चौथा लिपुलेख पास, तो लिपुलेख पास बेसिकली हम कवर अप करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। देन फिफ्थ टॉपिक इट्स अबाउट जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0 को भी अपन कवर करते हुए चलेंगे। एंड द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चाइना वर्सेस इंडिया इन अ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट? इन अ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो दीज आर द सिक्स टॉपिक्स जो हम कवर अप करेंगे। बाकी रिमेनिंग जो 4 टॉपिक्स जो आपको अपने एंड से कवर अप करना है, दैट इज ट्रम्प इंपोजेस 100,000 fee on H1B visa. तो अगेन आई वुड बी रिकमेंडिंग यू गाइस टू प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि हमने पास्ट मंथ में कई बार हमने इंडिया यूएस रिलेशनशिप को भी कवर अप किया हुआ है, राइट? तो ये इंडिया यूएस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एड ऑन होता हुआ चलेगा, राइट? तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, आपको ये समझने की जरूरत है कि H1B वीजा होता क्या है, पहले क्या था, है ना? और H1B वीजा से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, और अभी जो फीस हाइक हुई है उससे अगेन इंडियंस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? बिकॉज 70% ऑफ द H1B visas आर यूज्ड बाय इंडियंस, राइट? इंडियंस ही यूज करते हैं, तो दैट इज व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ये हम देखते हुए चलेंगे। थर्ड टॉपिक नेपाल पॉलिटिकल टर्मोइल, ये हम देखते हुए चलेंगे, राइट? जेंजी प्रोटेस्ट जो हुआ वो हम देखेंगे। एंड द लास्ट वन तो आप जो अब बेसिकली आपको देखना है, एंड द लास्ट वन द फोर्थ टॉपिक दैट इज सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, राइट? तो ये फोर्थ टॉपिक बेसिकली आपको कवर करते हुए चलना है, राइट? कवर करते हुए चलना है। महामैराथन तोशिका, just have some patience, we will coming up with these lot more basically marathons, right? Not only one marathons, we'll come up with many महामैराथन्स, right? You don't have to worry about that, right? जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी बेसिकली शो करता हुआ चलूंगा, और वो हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको सप्लाई करता हुआ चलूंगा। चलो, तो ये कुछ बेसिकली अपन को कवर करते हुए चलना है। तो चलिए अपन अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट we'll jump on to the one liners। अच्छा, these are the topics you have to cover on your own, है ना? ये हमने कवर किया है, ये हमने टॉपिक ऑफ द वीक में बेसिकली कवर अप किया था, है ना? ये प्लीज डू कवर दीज थिंग्स ऑल्सो। चलो, तो हम एक एक करके सबसे पहले वन लाइनर को देखते हुए चलते हैं। वन लाइनर की सबसे पहली बात करें, सबसे पहला इट्स अबाउट इंडिया यूएस को लेकर, राइट? क्योंकि इंडिया यूएस इस साल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि टॉपिक्स को लेकर के कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई कैन गारंटी इन टुडेस क्लास इटसेल्फ, राइट, दैट 99% चांसेस है, 99 क्या, मैं 100% आई एम गारंटीड, बट अगेन आई कैन नॉट बेसिकली से 100% हियर, बट या 99% आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। चाहे हम क्लैट की बात करें, चाहे हम एलिट की बात करें, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हो ना इन द नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में, ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा, दैट इज इंडिया यूएस रिलेशनशिप को लेकर। बिकॉज इस साल इट्स ऑल अबाउट इंडिया यूएस रिलेशनशिप, टर्मोइल रिलेशनशिप के बारे में। टैरिफ से स्टार्ट हुआ था, राइट? H1B वीजा पे पहुंचा, एग्जीक्यूटिव कुछ कंपनी के इंडियन एग्जीक्यूटिव्स जो थे, राइट, आपके उनके ऊपर ट्रेवल बैन लगा दिया, H1B वीजा की फीस हाइक कर दी, अगेन क्योंकि मेजर इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। चाबहार पोर्ट पे जो सैंक्शन रिलीफ मिल रखा था हमें, वो रिलीफ को रिमूव कर दिया। सो अगेन दीज आर द मेजर स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट इंडिया, राइट? सो दीज थिंग्स इंडिया यूएस रिलेशनशिप में जितने भी करंट कॉन्टेक्स्ट है उनको एड ऑन करते हुए चलो, तो वही इंपॉर्टेंट है, तो वही देखते हुए चलेंगे। पहला वन लाइनर ये है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, उन दोनों कंट्रीज ने अपना लार्जेस्ट एवर एडिशन, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा, राइट, अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो राइट इन द मंथ ऑफ सितंबर व्हाट हैपेंड, इंडिया
and United States of America, they have begun with the what, the largest ever edition युद्ध अभ्यास एक आर्मी एक्सरसाइज। तो ये समझ में आ रहा है कि इंडिया यूएस के बीच में एक मिलिट्री, नॉट मिलिट्री, आर्मी एक्सरसाइज होती है। अगर मैं बोलता हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज, इट इंक्लूड्स एयरफोर्स ऑल्सो एंड नेवी ऑल्सो, राइट। अगर मैं मिलिट्री बोलूंगा तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों इंक्लूड होंगे। इफ आई से ओनली army, that means the only army personnel were involved in this exercise, right? So yeah, so India US has begun their largest ever edition of the युद्ध अभ्यास exercise। कहां पर? अगेन अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कहां पर? फोर्ट वेन राइट, राइट। तो फोर्ट वेन राइट एक जगह है which is in Alaska. Alaska is one of the state of the United States of America, right? Even though हमारे बायलेटरल टैरिफ टेंशंस बने हुए हैं, उसके बावजूद भी हमने एक्सरसाइज जो है वो करते हुए गए। इट्स गुड साइन कि ठीक है, हमारा हम बेसिकली अपनी जो भी बायलेटरल कॉन्फ्लिक्ट है उनको अलग रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स के चक्कर में अपने बाकी चीजों के रिलेशंस खराब नहीं कर रहे हैं। तो इट्स गुड थिंग, ये अच्छी चीज होती है और ऐसे ही बेसिकली हमें लोगों के साथ डील करना भी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, इट्स बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी, कंडक्टेड होता है एनुअली, जिससे हम डिफेंस कोऑपरेशन को क्या कर सके, एनहेंस कर सके। अगर हम बात करें तो ये एक्सरसाइज 2004 में इनिशिएट हुआ था, राइट। वहीं फोकस किस पे करता है? ज्वाइंट ट्रेनिंग ऑन व्हाट, काउंटर टेररिज्म, क्योंकि हम अलाइन है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, पीस कीपिंग एंड हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, इसीलिए आप जितना भी देखोगे युद्ध अभ्यास मेजरली कहां पर होता है, जहां पर हाई एल्टीट्यूड हो। तो हाई एल्टीट्यूड, राइट, पीस कीपिंग एंड काउंटर टेररिज्म को लेकर। होस्ट कौन है 2025 का इस बार? अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखा जाए तो ऑल्टरनेट वाइज चलता रहता है होस्टिंग। तो 2024 का इंडिया ने होस्ट किया था, 2025 का यूएस, 2026 का इंडिया, 2027 विल गोस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगेन। तो यूएस एट फोर्ट वेनराइट अलास्का इन अ सब आर्कटिक क्लाइमेट कंडीशन। तो हाई एल्टीट्यूड है। तो यस, इंडिया की बात करें, इंडिया में इस बार उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मद्रास रेजिमेंट के सोल्जर्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मद्रास रेजिमेंट सोल्जर विल रिप्रेजेंट इन द युद्ध 2025 युद्ध अभ्यास एडिशन। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, यूएसए को कौन रिप्रेजेंट करता है? 5th इन्फेंट्री। इस बार कौन कर रहे हैं? वैसे हर साल चेंज होता है। तो 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकैट्स। कौन? 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकैट्स ऑफ द आर्टिक वुल्फ्स ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, राइट। तो कौन? दैट इज आर्टिक वुल्फ्स ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, 11th एयरबोर्न डिवीजन। तो दैट इज व्हाट आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिप्रेजेंटेड बाय दिस 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकैट्स। तो ये चीज आपको बेसिकली याद करने की जरूरत है। तो दिस बेसिकली द फर्स्ट वन लाइन ऑफ, इट्स अबाउट द ज्वाइंट एक्सरसाइज, एंड दिस ज्वाइंट एक्सरसाइज इज बेसिकली अबाउट व्हाट, it's a between India and United States of America, right? युद्ध अभ्यास 2025 edition। इनिशिएटिव कब लिया गया था? It was initiated कब? That is in the year of 2004. Do remember that, है ना? एंड इस बार इंडिया की तरफ से कौन सी रेजिमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है? मद्रास रेजिमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, मद्रास रेजिमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। सो फर्स्ट वन लाइनर। सेकंड वन लाइनर की जब हम बात करें, इट्स अबाउट अ इंडेक्स, राइट, इट्स अबाउट द ग्लोबल पीस इंडेक्स को लेकर। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की जब हम यहां पर बात करते हैं, तो अगेन आइसलैंड, देखना, आइसलैंड रैंक द मोस्ट पीसफुल कंट्री, राइट। सो द मोस्ट पीसफुल कंट्री किसको इस बार रैंक किया गया? आइसलैंड को रैंक किया गया। तो आइसलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स, राइट। और इंडिया की कितनी रैंक है? तो अगेन जब हम बात करते हैं इंडिया की, सो इंडिया हैड अ रैंक ऑफ 115, राइट, 115 रैंक है, 115 आउट ऑफ 163 nations. So out of 163 nations, India stood at 115th rank, reflecting a what? Reflecting a modest improvement in its peace what? Score. तो अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि आउट ऑफ 163 कंट्री इंडिया गॉट फर्स्ट रैंक, सॉरी इंडिया गॉट अ 115th रैंक, नॉट अ फर्स्ट रैंक। अगर फर्स्ट रैंक हो जाए तो अगेन इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, राइट। बट या सो इट्स 115th रैंक। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो क्या हमने इंप्रूवमेंट किया? ऑन द फेस ऑफ इट इट लुक्स लाइक अगेन हम लोग इतने अच्छे रैंकिंग में इतने अच्छे नहीं है, राइट। पीस रैंकिंग में, ग्लोबल पीस रैंकिंग में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए
तो लास्ट ईयर से और इवन प्रीवियस ईयर से हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में एनुअल रैंकिंग होती है कंट्रीज की पीसफुलनेस को लेकर। कितने कंट्रीज कवर करते हैं? 163 स्टेट्स एंड टेरिटरीज कवर होते हैं। तो टोटल 163 स्टेट्स एंड टेरिटरीज है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 99.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को, राइट। तो 99.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को बेसिकली कवर करते हैं दीज 163 नेशंस और टेरिटरीज। वहीं कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस, राइट। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस जो कि इंटरनेशनल थिंक टैंक है जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, right? IEP, International for Economic and Peace, right? It's an international think tank headquartered in Sydney, Australia, publishes this basically Global Peace Index. Global Peace Index. Now, when we talk about this, तो जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक हमें पता लगी, तो फर्स्ट रैंक गोज टू दी हूं, फर्स्ट रैंक गोज टू दी आइसलैंड। उसके आइसलैंड के बाद आयरलैंड है, आयरलैंड भी अगेन अ वेरी पीसफुल नेशन। आयरलैंड के बाद न्यूजीलैंड है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्स्ट रैंकिंग, राइट, तो वर्स्ट रैंकिंग किसको मिली है? वर्स्ट, सबसे कम पीसफुल। तो वर्स्ट की बात करें तो रशिया का नाम आया है यूनिकली, यूक्रेन का नाम आया है, सूडान है, right? So these are the three countries, these are the worst peaceful countries, worst peaceful countries according to the guys। क्यों लड़ रहे हो यार? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, है ना। इसकी पीडीएफ मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। आई विल गिव यू दी बेसिकली दी आपका प्लेटफॉर्म, राइट, एड्रेस ऑफ द प्लेटफॉर्म जिससे आप वहां पर एक्सेस कर सकते हो इस पीडीएफ को। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। तो ये चीज आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। चलो, तो रशिया, यूक्रेन एंड सूडान द वर्स्ट आपके रैंकिंग इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये इंटरनेशनल थिंक टैंक है बेस्ड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये पब्लिश करता है। वहीं जब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की, इट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि in the इस साल, right, or we at the after in the mid of this year E20 ethanol 20 blending की ना बहुत बात हुई है। तो वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया भारत देश का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। कहां पर? इन दी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। कहां पर? नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जो कि कहां पर है? गोलाघाट, असम में, है ना। गोलाघाट असम में। तो गोलाघाट असम, वहां पर एक रिफाइनरी है जिसका नाम है नुमालीगढ़ आपका रिफाइनरी, एंड दैट रिफाइनरी बिकेम दी व्हाट? फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। तो उस रिफाइनरी में भारत देश का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट हमें देखने को मिला। और इट्स अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ व्हाट? आपका पॉलीप्रोपिलीन प्लांट, राइट। तो इट इज दी व्हाट? इट लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ व्हाट? पॉलीप्रोपिलीन प्लांट। जब हम बात करते हैं व्हाट इज इट, क्या है ये? इट इज अ बायो इथेनॉल प्लांट, है ना। ये बायो इथेनॉल प्लांट है जो कि कन्वर्ट करेगा बैम्बू बायोमास को, सॉरी, सो इट इज अ बायो इथेनॉल प्लांट। ये कन्वर्ट करता है बैम्बू बायोमास को किसमें? 2G इथेनॉल में। किसमें? 2G इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा, जो कि एक रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल है, राइट। एक रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव है टू फॉसिल फ्यूल, है ना। फॉसिल फ्यूल का एक रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव बेसिकली हमें देखने को मिलेगा कि ये बैम्बू बायोमास को क्या करेगा? 2G इथेनॉल में कन्वर्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है ये इंडिया के नेशनल बायो एनर्जी मिशन का हिस्सा है, राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल बायो एनर्जी मिशन एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, राइट। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का ये पार्ट है, और जिसके थ्रू अचीव करना है हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025, जो हम अचीव कर चुके हैं और जिसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा आपके पेट्रोलियम आपके नितिन गडकरी को,
राइट? नितिन गडकरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बेसिकली झेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस। तो ये चीज बेसिकली आपको थोड़ा दिमाग में रखने की जरूरत है। एक सेकंड देना। हाँ जी, ठीक है, चलिए, तो ये चीज आप दिमाग में रखना। तो अगेन इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड पावर प्लांट, इथेनॉल बैम्बू बेस्ड आपका इथेनॉल प्लांट, दैट इज नुमालगर रिफाइनरी, गोलाघाट, असम। फाउंडेशन लेड डाउन हुआ, राइट, ऑफ अ व्हाट, पॉलीप्रोपिलीन आपके प्लांट की। क्या है ये? इट्स अ बायो इथेनॉल प्लांट जो कि कन्वर्ट करेगा आपके बैम्बू बायोमास को इनटू 2G इथेनॉल में, जो कि एक रिन्यूएबल आपका ऑल्टरनेटिव है टू फॉसिल फ्यूल। ये पार्ट है इंडिया के नेशनल बायो एनर्जी मिशन का। डू रिमेंबर, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल बायो एनर्जी मिशन एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, है ना, जिसके थ्रू आप अचीव कर पाएंगे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025। किसने डेवलप किया? अगेन असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, राइट, असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड। किसके साथ कोलैबोरेट करके? नुमालीगर रिफाइनरी लिमिटेड के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है, राइट, पेट्रोलियम ऑफ आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। यस अग्रिमा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका क्लैट करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, सो दीज आर दी बेसिकली दी थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, राइट, जो हमने देखा, है ना। बाकी वन लाइनर्स आपको अगेन खुद के एंड से भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक सेशन के अंदर एक महीने का करंट अफेयर्स नहीं कवर अप कर सकते। ये आपको भी पता होना चाहिए, राइट। लोग मुझसे पूछते भी है, सर के मंथली राउंड अप देखने से करंट अफेयर्स कवर अप हो जाएगा क्या? मैं ये बोलता हूँ कि बहुत हद तक कवर हो जाएगा, लेकिन आप ये समझो कि पूरा कंप्लीट हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज आप एक सेशन के अंदर, जो कि 1 घंटा 1 आवर आपका 1 आवर का सेशन होगा, मैक्सिमम 1 आवर का सेशन होगा, 1 आवर या 90 मिनट्स मान लो, 60 to 90 मिनट्स के बीच का सेशन होगा। उस सेशन के अंदर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हम पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कवर अप कर सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, क्योंकि इसके अलावा भी आपको वन लाइनर्स देखने को मिलेंगे, है ना, तो उनको भी आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। बट हाँ, these are the most important one liners as well, three most important one liners as well. Now we'll jump onto the major topics one by one. So it's about the educate girl, a powerful, educate a girl, educate a nation, right? It's a very important quote, do remember it, right? And it's very very important in the current context, reason being the NGO name educate girls, right? तो educate girls करके एक NGO है, Indian NGO, जो कि काम कर रहा है bringing out of school girls into the classroom, right? तो लड़कियों को वो क्लासरूम में बेसिकली लेके जा रहे हैं, और उसी ने जीता 2025 का रामन मैक्सेसे अवार्ड, 2025 का रामन मैक्सेसे अवार्ड। और इंटरेस्टिंगली इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, डू रिमेंबर, इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इंडिविजुअल organization, not individual, right, to be honored with this Ramon Magsaysay Award, oftenly known as Asia's Nobel Prize, Asia's Nobel Prize, है ना, Asia's Nobel Prize। और भी बाकी 3 मेजर विनर है ना आपके इसके। तो लिखना 67th रामन मैग्सेसे अवार्ड की जब हम बात करते हैं, तो 67th रामन मैग्सेसे अवार्ड की जब हम वहां पर बात करें, तो किसने जीता? आपका शाहीन अली मालदीव से बिलोंग करती हैं। देन इंडिया का आपका ऑर्गेनाइजेशन NGO, that is educate girl, your foundation to educate girls globally, 2025 Ramon Magsaysay Award from India, and the another one is from Philippines, that is Flavino Antinol आपका Villanova, right? Do remember these names, do remember these names. So these are the winners of the Ramon Magsaysay Award। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। वहीं जब हम बात करें, तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रामन मैग्सेसे अवार्ड। रामन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो ये एशिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इट इज एशियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, जो कि अगेन एनुअली दिया जाता है। फॉर व्हाट? डू रिमेंबर इट, फॉर द एक्सेप्शनल करेज, इंटीग्रिटी एंड सर्विस टू पीपल, राइट। तो इंटीग्रिटी, सर्विस टू पीपल एंड एक्सेप्शनल करेज, एन एक्सेप्शनल करेज। तो 3 चीजें, अगेन यू हैव अ एक्सेप्शनल करेज, यू हैव अ इंटीग्रिटी एंड यू हैव अ सर्विस टू पीपल, यू हैव अ सर्विस टू पीपल, है ना।
सर्विस टू पीपल, सो डू रिमेंबर इट। वहीं जब हम बात करते हैं, इट वाज स्टैब्लिश इन विच ईयर? इट वाज स्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1957। डू रिमेंबर इट, 1957 में अवार्ड स्टैब्लिश हुआ था। किसने स्टैब्लिश किया था? बाय द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, है ना? तो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। अच्छा, रॉकफेलर का अगर आपको नाम दिमाग में रखना है ना, तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है एल्यूमिनेटिंग द फ्यूचर। एक आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, एल्यूमिनाटी। एल्यूमिनाटी में जो 7 फैमिलीज हैं, 7 फैमिलीज बेसिकली जो है पूरी दुनिया को रन करती हैं सीक्रेटली, किसी को पता नहीं है। एल्यूमिनाटी आपने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी होगी। उसमें ना 2 मेजर फैमिलीज हैं, एक रॉथशाइल्ड फैमिली है जो पूरे बैंकिंग संभालती है, और दूसरी जो फैमिली है वो है रॉकफेलर। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, यही बेसिकली इसी ने स्टार्ट किया था, इन द मेमोरी ऑफ whom? इन द मेमोरी ऑफ फिलीपींस के प्रेसिडेंट रामोन मैग्सेसे, राइट? रामोन मैग्सेसे की मेमोरी में रामोन मैग्सेसे अवार्ड बेसिकली स्टार्ट हुआ था, अगेन established by the Rockefellers Brothers Foundation in the year of 1957। और 1957 में बेसिकली आपके रामोन मैग्सेसे की प्लेन क्रैश में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। प्लेन क्रैश में बेसिकली क्या हुई थी? डेथ हो गई थी, राइट? अब एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होता है अवार्ड लेने के? इंडिविजुअल्स, यस, इंडिविजुअल को अवार्ड दिया जाता है, हमने देखा। इवन ऑर्गेनाइजेशंस, यस, ऑर्गेनाइजेशंस। कहां से होने चाहिए? एशिया से। तो अगेन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एशिया, showcasing what? Greatness of spirit in selfless service to the people, right? The greatness of spirit, the greatness of spirit in the selfless service, selfless service to the people, right? चलो फीचर्स की बात करें तो फीचर्स हर अवॉर्डी को, इसका मतलब समझ में आया ना आपको? दैट इज ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट इन द सेल्फलेस सर्विस टू द पीपल, मतलब आप लोगों के लिए समाज सेवा, सोशल सर्विस बेसिकली आप बोल सकते हो। पहले कई सारी कैटेगरीज थी, लेकिन अब हटा दिया, अब एक कर दिया सिंपल, जिसको हम एक आम भाषा में सोशल सर्विस बोल सकते हैं, राइट? समाज को लेकर या लोगों को लेकर जब आप कुछ सेल्फलेस वर्क करते हो। नाउ द फीचर, हर अवॉर्डी को रिसीव मिलता है आपका मेडलियन विद मैक्सेसे इमेज, जिसमें मैक्सेसे इमेज होती है, रमन मैक्सेसे। एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और कैश प्राइज दिया जाता है, और पता है इस रमन मैक्सेसे के जो फर्स्ट अवॉर्डी थे, मतलब फर्स्ट विनर थे, द फर्स्ट विनर इज नन अदर देन विनोबा भावे, राइट? विनोबा भावे इन द ईयर ऑफ 1958। Vinoba Bhave. Do remember the name Vinoba Bhave, the first winner of Ramon Magsaysay Award. And interestingly, he is an Indian. है ना? ये इंडियन थे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एजुकेट गर्ल्स एनजीओ के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इस एनजीओ को मिला है, तो डू रिमेंबर दीज बेसिकली एनजीओज ऑल्सो। अगर हम बात करें तो इसका फुल नेम क्या है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, पॉपुलरली नोन एज एजुकेट गर्ल्स। फाउंड कब हुआ था? 2007 में। किसने फाउंड किया था? सफीना हुसैन ने, राइट? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रेजुएट, राइट? एलएसी से ग्रेजुएट है, उन्होंने बेसिकली ये एनजीओ फॉर्म किया था। इसका एम क्या है? साइकिल को ब्रेक करना है ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी बाय मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज एंड द गवर्नमेंट टू सपोर्ट व्हाट? गर्ल्स एजुकेशन। तो अगेन उनका यही मानना है कि जो इलिटरेसी का साइकिल है ना, उसको ब्रेक करना है, और उसको ब्रेक करने का एक तरीका है कि आप किसी गर्ल को एजुकेट करो। जब आप गर्ल को एजुकेट करोगे तो पूरी फैमिली एजुकेट होती है ना? तो इसीलिए कम्युनिटीज को मोबिलाइज करो और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करो गर्ल्स एजुकेशन में इन द रूरल एंड द डिसएडवांटेज्ड एरियाज में। मोटो क्या है इसका? द मोटो इज वेरी सिंपल, द वन गर्ल एट अ टाइम, वन गर्ल एट अ टाइम, है ना? वन गर्ल एट अ टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एंड इनिशिएटिव्स की बात करें, फंक्शन एंड इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। पहली चीज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई करते हैं आउट ऑफ गर्ल्स स्कूल्स को, एनरोल कराते हैं और रिटेन करते रहते हैं उनको। रिटेन का मतलब होता है एक क्लास पास करी, उसके बाद ये नहीं है कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाए, नहीं, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में भेजना है, फिर नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास। सो अगेन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप होती है इनकी, इनोवेटिव फाइनेंस, प्रगति प्रोग्राम और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट अगर आप देखो यहाँ पर, तो प्रगति प्रोग्राम पहले आप देखो, प्रगति प्रोग्राम की जब हम यहाँ पर बात करें
सॉरी, बाकी बाकी पॉइंट्स भी देखने हैं, है ना। इनोवेटिव इनोवेटिव फाइनेंस की बात करो तो लॉन्च किया था दुनिया का पहला डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड 2015 में इसी एनजीओ ने, राइट। तो दुनिया का पहला डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड इन्होंने फॉर्म किया था एजुकेशन के लिए। प्रगति प्रोग्राम की बात करें, इन्होंने स्कूल्स को ओपन किया था यंग वुमेन के लिए 15 से 29 ईयर्स, 15 से 29 ईयर्स, कि वो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, राइट। अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। लास्ट इंपैक्ट अगर हम बात करें, आज ये 30,000 गांव में बेसिकली क्या है, ऑपरेट करते हैं, बेनिफिट करते हैं कम से कम 2 मिलियन गर्ल्स को। 2 मिलियन मतलब 20 लाख, 20 लाख लड़कियों को बेसिकली ये आपका आपका सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में, राइट। और उसके साथ साथ देखा जाए, इनका जो रिटेंशन है ना, इट्स मोर देन 90%। 90% से भी ज्यादा इनका क्या है, क्या। सो इनका रिटेंशन 90% से भी ज्यादा है। तो ये भी चीज आपको दिमाग में फिट इन करके रखना पड़ेगा। तो 90% से भी ज्यादा इनका रिटेंशन रेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। अब हम एक और चीज देखेंगे इसमें, दैट इज इन रीसेंट ईयर्स, मतलब अगेन द पास्ट अवॉर्डीज, स्पेसिफिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से। सो या सो बेजवाद विल्सन एंड टीएम कृष्णा, है ना। तो टीएम कृष्णा का नाम याद रखना, 2016 में मिला था ह्यूमन राइट्स एंड कर्नाटिक म्यूजिक के लिए, राइट। फिर भारत वतवानी एंड सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का नाम तो जरूर याद रखना है और ईयर भी याद करना है, क्योंकि सोनम वांगचुक को अभी लद्दाख प्रोटेस्ट के चलते बड़ा ही याद किया जा रहा है। लद्दाख में जो भी चल रहा है, 2018 में बेसिकली इनको अवार्ड किया गया था फॉर व्हाट, फॉर रिस्टोरिंग हेल्थ डिग्निटी टू ट्रिबल्ड लाइव्स एंड एजुकेशन फॉर कम्युनिटी प्रोग्रेस। देन रवीश कुमार सबने सुना है, 2019 जर्नलिज्म के लिए। रवि कनन आर, तो रवि कनन आर को 2023 में मिला हेल्थ केयर के लिए। और 2025 का स्पेशल नोट, एजुकेट गर्ल बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन। तो भाई ये सोनम वांगचुक तो याद रखना, सोनम वांगचुक 2018 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। नाउ this one, the second topic, it's about the Vikram 32-bit processor, right, सेमीकंडक्टर को लेकर। अगर आप लोगों ने अगस्त मंथ का राउंड अप देखा होगा, तो अगस्त मंथ के राउंड अप में ना हमने ऑलरेडी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को हमने कवर अप किया था। आई होप आप लोगों ने वो देखा हो, है ना। उस सेशन में हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को हमने कवर अप किया था, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर ही बेसिकली हमने विक्रम 32-बिट चिप बनाई है, राइट। देयर यू कैन सिंपल सी, दिस इज व्हाट विक्रम 32-बिट। ये बेसिकली मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपके अश्वनी वैष्णव, और इनको कौन नहीं जानता, राइट, देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो चलो, तो हम देखते हुए चलेंगे। तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर, तो भारत देश का खुद का बनाया हुआ, राइट, सेमीकंडक्टर हमने डेवलप किया पहला, दैट इज विक्रम 32-बिट प्रोसेसर। कौन सा, विक्रम 32-बिट प्रोसेसर। और इसको इनॉग्रेट किया गया सेमिकॉन इंडिया 2025। तो सेमिकॉन इंडिया 2025, इट्स बेसिकली आपका इवेंट दैट हैपेंड, एंड इस इवेंट में हमारे देश के जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने प्रेजेंट किया मोदी जी को, और मोदी जी ने इनॉग्रेट किया भारत देश का पहला खुद का बनाया हुआ, दैट मीन्स इंडिजीनियस व्हाट, आपका विक्रम 32-बिट प्रोसेसर को, राइट। चलो, सेमीकंडक्टर बेसिकली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर, है ना, मार्किंग अ माइलस्टोन इन द इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस। तो सेमीकंडक्टर के सेल्फ रिलायंस पर ये क्या है, आपका इंडिया की जर्नी स्टार्ट हुई। अब है क्या, ये देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करें, इट्स अ 32-बिट, नाम से समझ में आ रहा है, इट इज अ 32-बिट इंडिजीनियसली डिजाइंड सेमीकंडक्टर चिप, ऑफिशियली नोन एज विक्रम 3201, राइट, विक्रम 3201, है ना, विक्रम 3201। अब बात करते हैं, बिल्ट एज अ इंडिया फर्स्ट, ये इंडिया का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर है, राइट। ये इंडिया का मेड इन इंडिया, मतलब फर्स्ट मेड इन इंडिया प्रोसेसर है, जो कि सूटेबल होगा
स्पेस में यूज के लिए, डिफेंस में यूज के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजीज में यूज के लिए, राइट। तो स्पेस में, डिफेंस में और एडवांस टेक्नोलॉजीज, मेजरली इस प्रोसेसर को, इस चिप को, सेमीकंडक्टर चिप को यूज किया जाएगा लॉन्च व्हीकल्स में, है ना। मेजर जो गोल है, इसको लॉन्च व्हीकल में बेसिकली यूज किया जाना है ना। डेवलप किसने किया? दो बॉडीज ने। इसरो का ऑब्वियसली बात है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़, तो अगेन इसरो की ही सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने डेवलप किया, मोहाली में है। दूसरा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, मैं बता देता हूं, बेसिकली डेवलप्ड बाय टू, एक और है इसरो का सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली है, और दूसरा प्लस आप लिख सकते हो विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, है ना। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने मिलकर किसके साथ? सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली पंजाब, इन दोनों ने क्लब करके बेसिकली इस इंडिया के पहले इंडिजिनियसली डेवलप्ड चिप को बनाया। एंड वहीं जब हम बात करते हैं, सो दिस स्पेसिफिक आपका ये जो चिप बनी है, राइट, विक्रम 32 बिट, बेसिकली आपका ये जो चिप बनी है सेमीकंडक्टर चिप, दैट वाज अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, राइट। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हमने अगस्त मंथ के राउंड अप में कवर अप किया था, तो ये आप दिमाग में रखना, राइट। मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ, 2021 में बेसिकली ये लॉन्च हुआ था, राइट, और 72,000 करोड़ का इसका बजट है, राइट। 72,000 करोड़ का इसका बेसिकली क्या है? बजट है। अब हम बात करते हैं एम क्या है इसका। एम रिड्यूस करना है इंडिया की डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्टेड चिप्स। तो इंडिया इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड चिप्स। अगर आप अभी देखोगे ना, तो आपको जान के हैरानी होगी कि जब हम करंट में बात करते हैं, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट इन द करंट सिचुएशन, बेसिकली 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग, 2024 ले लो, नॉट 2025, 2024 में इंडिया ने 52, हाउ मच? 52, है 52 बिलियन डॉलर्स की चिप जो है वो बेसिकली इंपोर्ट करी। दिस इज नॉट इंपोर्ट, बेसिकली कंजम्पशन किया, है ना, 52 बिलियन डॉलर्स का। एंड अकॉर्डिंग टू द CAGR, इफ वी गो विद द CGAR, CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ, राइट। एंड उस बेसिस पे अगर हम देखें, जिस हिसाब से चल रहा है 2030 तक, इट इज एक्सपेक्टेड कि वी विल बी एबल टू कंज्यूम समवट अराउंड आपका कितना, 104 बिलियन डॉलर्स का, व्हाट, बिलियन डॉलर्स का क्या? सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर। तो ये चीज आपको दिमाग में थोड़ा सा रखते हुए चलना है, राइट, कि अभी करंट में वी वर बेसिकली कंज्यूमिंग 52 बिलियन डॉलर्स का सेमीकंडक्टर चिप, एंड इट इज एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक हम 104 बिलियन डॉलर्स की चिप कंज्यूम करेंगे, सेमीकंडक्टर बेसिकली कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम मतलब वी डोंट कंज्यूम इन आपका बॉडी, राइट। कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि हम यूज किया जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अगेन हमारा मेन गोल यही है कि हमने खुद डेवलप किया, बिकॉज आत्मनिर्भर भारत, राइट, सेल्फ रिलायंट इंडिया। सेकेंड, वी हैव टू अगेन बिल्ड स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस एंड अ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तीसरा, पावर एप्लीकेशन जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, हाई रिलायबिलिटी एनर्जी सिस्टम में हमें इसको यूज करना है, राइट, कि हम पावर कर सकें इन एप्लीकेशंस को भी। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके? 32 बिट आर्किटेक्चर है। दूसरा, रोबस्ट इनफ फॉर एडवांस्ड एप्लीकेशन। दूसरा, ये डिजाइन किया गया टू विथस्टैंड हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन होंगे उसको भी बेसिकली ये आराम से बेयर कर लेगा, राइट। सुटेबल फॉर डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथा, इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सपोर्ट करता है नेक्स्ट जनरेशन आपकी टेक्नोलॉजी, जैसे mRNA मेडिसिन में, इमर्सिव टेक में और डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम में। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। चलो सिग्निफिकेंस की बात करें, ऑब्वियसली बात है ये बूस्ट करेगा इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी को, क्रूशियल है, राइट, अमिड ग्लोबल चिप सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज को लेकर। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये सपोर्ट कर रहा है इंडिया का एम्बिशियस टू बिकमिंग अ सेमीकंडक्टर हब, क्योंकि इंडिया वांट टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट। और इस प्रोजेक्ट की वर्थ 1.6 लाख करोड़ अप्रूव्ड अक्रॉस स्टेट, ठीक है, 1.6 लाख करोड़ आपका का प्रोजेक्ट है ये। चलो
जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्पेसिफिकली जिन लोगों को बहुत डर लगता है कि क्लैट में सर स्टैटिक जीके बहुत आती है, स्टैटिक जीके में क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकता, है ना? तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि क्लैट में जो भी स्टैटिक आता है ना, उस स्टैटिक में बेसिकली क्या है कि जो भी करंट में डिस्कस हो रहा है या उस स्टैटिक इवेंट जो बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस अभी अभी देखने को मिल रहा है, करंट इवेंट में देखने को मिल रहा है, दैट इज समथिंग इज वेरी मच क्रूशियल, दैट इज समथिंग इज वेरी मच क्रूशियल। ठीक है, चलो तो हम देखते हुए चलेंगे सेमी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, फॉर द स्टार्टिंग जीके एज वेल। क्यों? क्योंकि इसके 100 इयर्स कंप्लीट हो गए। तो 100 इयर्स बेसिकली आपके कंप्लीट हो चुके हैं किसके? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, राइट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के। सर एमआरएनए में कैसे? एमआरएनए बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये कोविड के समय बेसिकली बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया था। एंड देखा जाए तो सेमीकंडक्टर का यूज मेडिकल डिवाइस बनाने में भी आता है। दैट्स हाउ, राइट, दैट्स हाउ। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ why in the news? तो वही this year 2025 marks as a what? Marks as a 100 years of the self respect movement जो कि लॉन्च किया गया था तमिलनाडु में 1925 में। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट जिसने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को ना बहुत डिफाइन किया, राइट? बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चर किया। और आप देखते हो केरला में, तमिलनाडु में आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है ना, डीएमके, एआईएडीएमके, राइट, आपको केरला में देखने को मिल जाता है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली आपका इसी मूवमेंट की पैदाइश है, ये इसी मूवमेंट की पैदाइश है ना? कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया, लेकिन डीएमके आई, एआईएडीएमके आई, है ना? सदर्न स्टेट्स में कांग्रेस धीरे धीरे अगेन कम होती गई, वही बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, है ना? तो भाई तो अगेन किसने स्टार्ट किया था? पेरियार ईवी रामास्वामी ने। तो ये नाम याद रखना। कई बार ना कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में, एक दो बार मैं भी कंफ्यूज हूं कि इसमें कई बार ऐसा आया ईवी ईवी रामास्वामी, जिससे लिखा है हु इनिशिएटेड और हु इज द लीडर ऑफ दी आपका आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो देखा मैंने ऑप्शन में यार पेरियार है ही नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से पेरियार पेरियार याद था। बट द पॉइंट इज इनका जो रियल नेम है दैट इज ईवी रामास्वामी। इनको पेन नेम, ही इज अगेन ही इज अ पोएट, ही वाज अ पोएट। तो इनको पेरियार, हर पोएट का ना पेन नेम होता है, राइट? तो इनका पेन नेम जो है वो पेरियार है। तो पेरियार भी नाम याद रखना है और ईवी रामास्वामी भी नाम याद रखना है ना? तो ईवी रामास्वामी ने ही लॉन्च किया था तमिलनाडु में एट दैट टाइम मद्रास, उस समय मद्रास बोलते थे क्या? दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को। है क्या ये? इट इज अ रेडिकल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। किसके लिए? अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, है ना? तो अगेन एंटी, बेसिकली इट इज अ एंटी कास्ट आपका आपका बेसिकली मूवमेंट, राइट? तो कास्ट ऑपरेशन को, कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट, पेट्रियार्की के अगेंस्ट एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट, राइट? वहीं ये एम्फसाइज करता था रैशनलिज्म पर, इक्वालिटी पर और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पर ओवर व्हाट। तो उनका वही कहना था कि नेशनलिज्म इज वेरी मच सुपीरियर, equality is very much superior and dignity of individual is very much superior than ritualism and hierarchy। तो रिचुअलिज्म और हायरार्की से कई गुना ऊपर है आपका रैशनलिज्म, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। लॉन्च हुआ था 1925 में तमिलनाडु के अंदर थ्रू तमिल वीकली कुडी अरासू। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो एक तमिल वीकली आपकी पब्लिकेशन आती थी जिसका नाम था कुडी अरासू, उसके थ्रू बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था, राइट? जिसको ट्रांसलेट करते हैं, इट्स अ तमिल वर्ड कुडी अरासू। इसको ट्रांसलेट अगर करें इंग्लिश में दैट मींस रिपब्लिक, गणतंत्र, राइट? गणतंत्र। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है ना? ये चीज आपको दिमाग में रखना है।
सर क्लैट में आरएसएस आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब आरएसएस भी समथिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर अप करेंगे इन दी अपकमिंग सेशंस में, राइट? आरएसएस भी हम कवर अप करते हुए चलेंगे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अब ये है क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट देखते हुए चलेंगे। लीडर्स कौन कौन से हैं? तो लीडर्स की बात करें, ईवी रामास्वामी, मैंने आपको पहले ही बोला था इनका पेन नेम इज पेरियार, ही इज अ फाउंडर एंड द चीफ आइडियोलॉजी यही है। इन्फ्लुएंस किससे थे? ही वाज इन्फ्लुएंस विद द अर्लियर रिफॉर्मर्स लाइक इजोथ थॉमस, ज्योतिबा फूले, आई होप सब लोग जानते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सत्य शोधक समाज, है ना? तो ज्योतिबा फूले, अगेन अभी मूवी भी आई थी ना इनके ऊपर, सत्य शोधक समाज, राइट? तो सत्य शोधक समाज और बी आर अम्बेडकर ये ईवी रामास्वामी इनसे बड़े इन्फ्लुएंस थे। सपोर्ट किया था इनिशियली बाय द जस्टिस पार्टी, तो इनिशियली इट वाज सपोर्टेड बाय जस्टिस पार्टी, ये मूवमेंट जो था वो जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट किया था, राइट? जो कि जस्टिस पार्टी बाद में इवॉल्व होके क्या बन गई? द्रविडियार कजलकम, राइट? कजलम, द्रविडियार कजलम। तो याद रखना एम क्या है, इरेडिकेट करना है कास्ट हायरार्की को, जो कास्ट हायरार्की और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस होता है उसको खत्म करना है। प्रमोट करना है सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस को। अगेन हमारा फोकस जो है रिफॉर्म का, फ्रॉम एलीट नॉन ब्राह्मण्स टू कॉमन मासेस, तो उनका वही कहना था कि सबसे पहले हमें जो फोकस करने की जरूरत है बदलाव की, वो हमें फोकस करने की जरूरत है जो नॉन आपके एलीट नॉन ब्राह्मण्स हैं, तो एलीट नॉन ब्राह्मण से हमें कॉमन मास की तरफ बेसिकली जाना है। क्या क्या फीचर्स हैं इसके? तो अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के क्या क्या फीचर्स थे? सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज का प्रमोशन, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज का मतलब विदाउट प्रीस्ट, पंडित की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम को शोकेश करता है ये, राइट? तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज होंगे। एडवोकेसी की गई विमेन राइट्स की, तो विमेन राइट्स की एडवोकेसी की गई, जैसे विडो रीमैरिज, राइट टू डाइवोर्स, है ना, आपका प्रॉपर्टी राइट्स, अबॉर्शन राइट्स इनकरेज किए गए। इंटरकास्ट मैरिजेस एंड जेंडर इक्वालिटी, तो इंटरकास्ट मैरिज एंड जेंडर इक्वालिटी इनकरेज किए गए। अगेन दे वर वेरी मच स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ रिलीजन, सुपरस्टिशन एंड पेट्रियार्की, राइट? सो दे वर वेरी मच अगेंस्ट रिलीजन, सुपरस्टिशन एंड पेट्रियार्की को लेकर। एंड अगेन दे एम्फसाइज ऑन द्रविडियन आइडेंटिटी, द्रविडियन आइडेंटिटी का मतलब कि वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी, वी हैव आवर ओन कल्चर, सो उसको लेकर कि दे वर वेरी मच एम्फसाइज। एंड रैशनलिस्ट थॉट, और रैशनलिस्ट थॉट थिंक है, रैशनलिस्ट थॉट थिंक है, ठीक है? वहीं जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो ही गिव नॉन ब्राह्मण मासेस अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, है ना? तो इन्होंने नॉन ब्राह्मण मासेस को एक सेंस ऑफ डिग्निटी दी और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस दिया। वहीं इन्होंने फाउंडेशन लेट डाउन किया द्रविडियन पॉलिटिक्स का, वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस इन तमिलनाडु में, राइट? तो ही लेड फाउंडेशन फॉर द द्रविडियन पॉलिटिक्स, वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस इन द तमिलनाडु, ठीक है? तो ये चीज बेसिकली आपको या आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, क्या दिस वन इट्स अबाउट द लिपुलेख पास। लिपुलेख पास को हम देखते हुए चलेंगे। लिपुलेख पास इज अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? मैं आपको पहले इसका क्रक्स बता देता हूं कि ये बेसिकली हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है ना, क्यों डिस्कस किया जा रहा है इसको। देखो सबसे पहले हम बात करें तो इन द मिड ऑफ अगस्त व्हाट हैपेंड, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ना इंडिया की विजिट पर थे, वांगी। तो वांगी बेसिकली फॉरेन विजिट पर आपके इंडिया की विजिट पर थे, इंडिया आए। इंडिया में सबसे पहले उन्होंने मोदी जी से मुलाकात करी और मोदी जी को इनवाइट किया कि भैया आपको एससीओ समिट में आना है, और मोदी जी गए एससीओ समिट में, है ना, जो हमने कवर अप किया हुआ है ऑलरेडी। अब उसी बेसिकली विजिट के दौरान वांगी ने जयशंकर साहब से मुलाकात करी और एक इंडिया चाइना रिलेशनशिप में एनहेंसमेंट हुआ, पॉजिटिव एनहेंसमेंट हुआ। और वो पॉजिटिव एनहेंसमेंट था कि बेसिकली इंडिया और चाइना लैंड बॉर्डर लगाते हैं, तो लैंड बॉर्डर पर ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं हुआ करते थे, ट्रेड हुआ करते थे, लेकिन 2017 और 2020 से ना लैंड के थ्रू कोई ट्रेड नहीं हो रहा था इंडो चाइना के बीच में, सिर्फ सी के थ्रू ट्रेड हो रहे थे। लेकिन फाइनली वांगी विजिट पर आए, उन्होंने जयशंकर साहब से मुलाकात करी और फाइनली ये डिस्कस किया गया, लेट्स हैव आपका लैंड रूट के थ्रू आपका ट्रेड। और इसीलिए 3 माउंटेन पासेस, राइट, दैट इज सिपकीला पास विच इज इन हिमाचल प्रदेश, वहां से आपका बॉर्डर टच करता है, राइट, चाइना से। तो अगेन उस रूट के थ्रू आपका
स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, राइट, देन ट्रेड स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा नाथुला पास के थ्री, नाथुला पास विच इज इन सिक्किम, एंड द थर्ड पास दैट इज व्हाट, दैट इज लिपुलेख पास। लिपुलेख पास की जब हम बात करते हैं तो लिपुलेख पास की जब हम बात करते हैं तो लिपुलेख पास इज समथिंग, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल, राइट। लिपुलेख पास बेसिकली वो कंटेंशियस, लिपुलेख पास विच इज उत्तराखंड, जो कि एक कंटेंशियस इशू है इंडो नेपाल के बीच में, क्योंकि नेपाल इस पे ऑब्जेक्शन रेज करता है। नेपाल का ये कहना है कि काला पानी, लिपुलेख और लिपुंदुरिया, ये तीन जो ट्राई जंक्शन है ना, ये हमारी टेरिटरी है और ये हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। और इसीलिए नेपाल ने कंसर्न रेज किया बिकॉज ऑफ दिस, कि लिपुलेख पास जिसपे इंडिया की सॉवरेनिटी नहीं है, मतलब इंडिया की सॉवरेनिटी नहीं बनती, अगर देखा जाए तो अगेन इट्स इन इंडियाज कंट्रोल, है ना, हमारे लिए तो वो अगेन इंडिया की सॉवरेनिटी उस पर बनती है, इंडिया का पूरा कंट्रोल है। बट द पॉइंट इज नेपाल रिकॉग्नाइज दैट टेरिटरी अ डिस्प्यूटेड वन एंड इट सेज कि वो हमारी टेरिटरी है, और इसी वजह से उन्होंने कंसर्न रेज किया। तो अब यहां पर आप देखोगे, है ना, तो दिस इज समथिंग, ये रहा लिपुलेख पास उत्तराखंड है, ये रहा लिपुलेख पास, देखो ये नेपाल बॉर्डर लग जाता है ना। तो यहां पर बेसिकली नेपाल क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है, ये ट्राई जंक्शन काला पानी, लिपुदुरिया और लिपुलेख। तो उनका वही कहना है कि लिपुलेख पास पर जो स्टार्ट किया, इसको काला पानी बोला जाता है, जो स्टार्ट किया ना, रिज्यूम किया ना, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, राइट। चलो, तो वही है। तो अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि अब नहीं बचे, राइट, नहीं बचे मतलब वो नेपाल के केपी शर्मा ओली ने बेसिकली, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, है ना, अब तो सुशीला कर्की हैं। तो अगेन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन रेज किया था लिपुलेख पास को लेकर, राइट, क्योंकि इशू विद द चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ड्यूरिंग द एससीओ समिट 2025 ताइजान, और नेपाल के टेरिटोरियल क्लेम को असर्ट करने की बात की गई थी। है क्या ये? इट इज अ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास, नो डाउट इन दैट, इट्स अ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास, हिमालयाज में हिस्टोरिकली यूज किया जाता है ट्रेड के लिए और पिलग्रिमेज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो हमेशा से लिपुलेख पास यूज किया जाता है एज अ व्हाट, एज अ ट्रेड के लिए और पिलग्रिमेज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। क्यों? क्योंकि यही एक पास है जिसके थ्रू, ये वन ऑफ द पास है, एक नाथुला पास है और एक बेसिकली लिपुलेख पास है, जिसके थ्रू बहुत सारे इंडियंस ना आपका जाते हैं माउंट कैलाश एंड मानसरोवर लेक, राइट, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। लोकेशन, इट्स इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट विच इज उत्तराखंड, इंडिया, क्लोज टू द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। तो बेसिकली इंडिया, नेपाल एंड चाइना का ट्राई जंक्शन पॉइंट है, वहां पर है, जो कि कुमाऊं रीजन में मिलता है। कुमाऊं रीजन, जैसे अगर यूपी में आओगे तो यूपी में बुंदेलखंड है, यूपी में आपका पूर्वांचल है, राइट, यूपी में अवध रीजन है, यूपी में ब्रज रीजन है, तो वैसे ही आपके उत्तराखंड में भी रीजन है। तो दैट इज कुमाऊं रीजन, आप देखोगे तो कुमाऊं रीजन में ट्राई जंक्शन लगता है। इट्स अगेन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, राइट, जो कि ट्राई जंक्शन भी बनता है इंडिया, चाइना और नेपाल का, वहां पर सिचुएटेड है। एल्टीट्यूड, it's 5,334 meters, somewhere around 17,500 feet. It making one of the highest and the most strategic passes in the region, right? चलो, वही फीचर्स क्या क्या है? इट्स अ गेटवे टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, मैंने आपको बताया भी था। एक्ट एज अ व्हाट, वाइटल ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ओपनड इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर ट्रेड पोस्ट विद चाइना इन 1992, फॉलोड बाय सिक्किला 1994 एंड नाथुला 2006। वही है, ये इंडिया का पहला बॉर्डर ट्रेड पोस्ट था चाइना के साथ 1992 में। उसके बाद फिर सिपकिला आया, सिपकिला विच इज इन हिमाचल प्रदेश 1994 में, नाथुला 2006 में। तो अभी इन्हीं तीन रूट्स पर, माउंटेन पासेस पर ट्रेड को रिज्यूम किया गया, जो कि बंद थे 2017 से, 2017 से, है ना, 2017 से बंद थे, लेकिन वापस से रिज्यूम कर दिया गया, ठीक है, अभी अभी। अब बोला जाता है इट्स अ वेरी रग्ड टेराइन, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है आपकी हिमालयाज में। सिग्निफिकेंस वही जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट रखता है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लोकेशन नियर ट्राई जंक्शन, राइट, क्योंकि अगेन ये नेपाल, चाइना और इंडिया का ट्राई जंक्शन है, तो इट्स हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। क्रिटिकल है इंडो चाइना ट्रेड और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, और इट्स अ की पॉइंट जिसे इंडिया नेपाल के बाउंड्री डिस्प्यूट भी है, राइट, इट्स वन ऑफ द की पॉइंट ऑफ इंडो चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट, स्पेशली जब नेपाल ने 2020 में, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये बोला था। अच्छा, करेंसी नोट उन्होंने इशू किया था 2020 में, 100 रुपीज का नेपाली करेंसी, नेपाली बेसिकली इंडियन रुपी, नेपाली रुपी 100 रुपीज के नोट पे उन्होंने काला पानी, लिपुदुरिया और लिपुलेख को अपना टेरिटरी बताया था, राइट, नेपाल ने, इस वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। वही इशू सराउंडिंग लिपुलेख पास, तो इशू सराउंडिंग लिपुलेख पास की जब हम बात करें तो इंडिया कंसिडर करता है लिपुलेख, काला पानी एंड लिपुदुरिया को एज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, देयर इज नो डाउट इन दैट, एंड हैज मेंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फॉर डेकेड्स,
राइट। इंडिया कई दशकों से इस पे अपना कंट्रोल जमा के बैठा हुआ है। नेपाल क्लेम करता है कि ये एरिया है ना वो अगेन उसके टेरिटरी का है, और 2020 में उसने पब्लिश किया था एक न्यू पॉलिटिकल मैप, जिसमें उन्होंने बोला था कि रीजन बेसिकली उनके कंट्री में आएगा। चाइना लिपू लेक को यूज करता है ट्रेड के लिए विद इंडिया, और ट्रीट करता है एज अ इंडिया नेपाल का बॉर्डर या बाइलेटरल डिस्प्यूट। चाइना ये बोलता है कि बाइलेटरल डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंडिया अवॉइड करता है। ठीक है, चलो तो गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना, 1 मिनट आप मुझे दो, राइट। फिर अपन 1 मिनट बाद फिर से अपन रिज्यूम करते हैं। टू टॉपिक्स हमारे बचे हुए अभी इस सेशन के, उन 2 टॉपिक्स को भी हम कवर अप करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट 2 मिनट्स। चलो सो गाइस कैन वी रिज्यूम। हाँ, चलो सो लेट्स रिज्यूम, है ना। चलो सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द नेक्स्ट टॉपिक अगेन इट्स ऑन द जीएसटी 2.0 रिफॉर्म, राइट। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर अभी आपको याद होगा, मतलब सबको पता है ना, सारे के सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने अपने 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 राइट एरियाज में ये सब इनिशिएटिव स्टार्ट भी किए होंगे और बोला होगा महंगाई गिरी है, महंगाई गिरी है बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म।
जो भी जो भी बेसिकली लॉन्च किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें जिसमें बेसिकली 5 स्लैब जो थे उसको 5 स्लैब सिस्टम को 2 स्लैब सिस्टम कर दिया था, है ना, उस चीज को लेकर। तो वही है, तो उसको लेकर हम देख क्या, आई थिंक नाउ विजिबल, है ना। चलिए, तो वही जब हम बात करते हैं इट्स अबाउट द जीएसटी को लेकर, है ना। सो 2 सिस्टम स्लैब हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, राइट। तो ये सारी चीजें आई नो कि सब लोगों ने पढ़ी होंगी कि क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए गए। इंश्योरेंस में 0% जीएसटी, हेल्थ इंश्योरेंस में 0% जीएसटी लग रहा है, एसेंशियल फूड आइटम्स जो हैं उन पे 0% जीएसटी लग रहा है, लगा, है ना। मोटर बाइक्स जो हो गई या व्हीकल्स जो हो गए, राइट, या कार जो हो गई, उन पे जीएसटी कम लगा, है ना। ये सारी चीजें हमने देखा, और अब ये सबने पढ़ा हुआ होगा, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे, राइट। बट द पॉइंट इज, हमें ना इस जीएसटी 2.0 आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या फर्क दिखेगा, ये सारी चीजें बेसिकली हमारे लिए समझना जरूरी है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो वाई न्यूज हम देखते हुए चलेंगे। तो वाई न्यूज यही है कि इंडिया ने रोल आउट किया जीएसटी 2.0, राइट, जो कि एक मेजर टैक्स रिफॉर्म है जिसका एम है सिंप्लीफाई करना, स्लैब्स को सिंप्लीफाई करना है, कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस करना है, प्रायोरिटाइज करना है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ओवर अ शॉर्ट टर्म रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ। मतलब अगर हम यहां पर बात करें तो राइट, तो यहां पर पहली बात उन्होंने स्लैब जो है ना उनको सिंप्लीफाई किया, राइट, स्लैब को सिंप्लीफाई किया। सेकंड चीज, उन्होंने कंप्लायंस कॉस्ट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तीसरी चीज, दैट इज उन्होंने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बेसिकली प्रायोरिटी देने की बात करी है, राइट। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बेसिकली प्रायोरिटी देने की बात करी है। एंड द फोर्थ वन, उनका बस यही कहना है कि वी डोंट हैव टू फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म, राइट। हमें अपनी बेसिकली ग्रोथ पे काम करना है, ना कि हमें आपके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, राइट। शॉर्ट टर्म रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे ना फोकस करते हुए वी हैव टू प्रायोरिटी अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट। अब हम करंट स्टेटस की बात करते हैं और थोड़ा सा जीएसटी के बारे में समझते हैं। जीएसटी इज समथिंग व्हिच वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2017 बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, राइट। सो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 में, एंड इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया 2017 से, राइट, 2017 से। और इस जीएसटी ने हमारे देश के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे उन सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्लब कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली पहले समझा देता हूं इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। मेजरली हम टैक्स को ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब टैक्स कैसा, नॉर्मली अगर बात करें तो आपने जो टैक्स सुना होगा वो आपके घर में कोई भाई होगा, राइट, कोई दीदी होंगी जो जॉब कर रहे होंगे, या फादर होंगे, मदर होंगे जॉब कर रहे होंगे, जब मंथ के एंड में जब सैलरी क्रेडिट होती होगी तो बोलते होंगे यार कि इस बार ना इनकम टैक्स बहुत कट गया, राइट, 10% टीडीएस कट गया। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, तो अगेन उनके प्रॉफिट का टैक्स चला जाता है। सो वो टैक्स जो कि डायरेक्टली रियलाइज हो रहा हो, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा टैक्स जो इनकम पे लगता हो, राइट। तो वो टैक्स जो इनकम पे लग रहा है उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दैट इज योर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। वहीं जब हम बात करें देयर इज अनदर टाइप ऑफ टैक्स व्हिच इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है दैट इज जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जैसे आई गो टू अ मार्केट, मैंने ये पेन खरीदा, ये पेन की कॉस्ट 90 रुपीज है, बट रियलिटी में ये पेन मुझे कितने का मिला, 100 रुपीज का। क्यों? क्योंकि 10 रुपए इसके ऊपर क्या लग गया, टैक्स लग गया। बट मैंने रियलाइज किया क्या कि इसके ऊपर टैक्स लगा। जैसे मैं अंकल चिप्स का पैकेट लेने जाऊं, अंकल चिप्स का पैकेट मुझे 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन जब आप उसको पीछे मोड़ के देखोगे उस पर लिखा होगा एमआरपी 10 रुपीज, तो दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस 10 रुपीज। और ब्रैकेट में एक और चीज लिखी होगी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दैट मीन्स कि रियलिटी में उस अंकल चिप्स के पैकेट की कॉस्ट 8 रुपए थी, 2 रुपए टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट ने ले ली। दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत लगते थे, जैसे सेल्स टैक्स लगना, राइट, आपका कस्टम टैक्स, आप कस्टम को आप कस्टम लगना, राइट, कस्टम टैक्स हटा दो आप, है ना, बाकी और भी वैट लगना। तो अब इन सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स को उन्होंने क्लब किया
और क्लब करके जीएसटी के अंदर लेके आ गए। तो अगेन लॉन्च इन 2017, जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने यूनिफाई किया मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को इनटू अ वन नेशन वाइड सिस्टम और सिंप्लीफाई किया इंडिया का फ्रेगमेंटेड टैक्स रिजीम को। अब अगर हम बात करें तो करंट में, मतलब अगेन 22 सितंबर के पहले की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 22 सितंबर के बाद या 22 सितंबर से टू सिस्टम स्लैब बेसिकली आपका इंप्लीमेंट हो गया है, लेकिन बिफोर दैट इंडिया में 4 स्लैब हुआ करते थे जीएसटी के अंदर, 5% का स्लैब, 12% का स्लैब, 18% का, 28% का, प्लस सेस लगता था जो कि अगेन क्रिएट करता था कॉम्प्लेक्सिटी। सेस क्या होता है, सेस का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स लगना। एग्जांपल के तौर पर आई जस्ट लेट यू नो कि व्हाट सेस इज। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब क्या है, एग्जांपल के तौर पर आप मार्केट में गए, आप मार्केट में रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपने 100 रुपीज का कोई फूड मंगाया, राइट, वो फूड का बिल आया, उस फूड के बिल में आपने देखा होगा कि बिल में ये लिखा होता है दैट इज कि ये कॉस्ट, इसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, इस पे टैक्स लगेगा दैट इज 10%, मतलब 10 रुपीज, और सेस लगेगा। सेस कितना लिखा है, सेस होगा 50%। अरे सेस कैन बी 50%, कैन बी 60, कैन बी 100, कैन बी 200। नाउ ये जो सेस है, ये सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स। तो जो टैक्स का अमाउंट है, तो टैक्स का अमाउंट कितना है, 10 रुपीज। तो अगेन 10 रुपीज का 50% कितना हुआ, 5 रुपए, तो 5 रुपए सेस। अगर यही 80% होता तो अगेन 8 रुपए सेस लगता। सो दैट इज व्हाट सेस है। सेस मतलब टैक्स पे टैक्स लगना। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो दिस इज व्हाट सेस इज। टैक्स और सेस में अंतर क्या होता है, जब हम टैक्स की बात करें तो टैक्स इज समथिंग जो कि डिवाइड होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, और उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी तरीके की यूज कर सकती है। टैक्स का पैसा सरकार सड़क बनाने में भी यूज कर सकती है, टैक्स का पैसा सरकार किसी स्कीम को लॉन्च करने में भी यूज कर सकती है। लेकिन जब हम सेस की बात करते हैं तो सेस जो होता है ना, वो किसी बेसिकली डेजिग्नेटेड इशू के लिए लगाया जाता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो रेस्टोरेंट में लिखा होगा कि ये जो 50% का सेस लगाया है ना, किस लिए लगा, इट कैन बी स्वच्छ भारत सेस, राइट। स्वच्छ भारत सेस मतलब भारत की साफ सफाई के लिए पैसा लगेगा। तो ये जो पैसा है, ये पैसा डायरेक्टली कहां जाएगा, तो हमेशा याद रखना कि सेस का पैसा डायरेक्टली कहां जाता है, सेंटर के पास, और सेंटर इसको शेयर नहीं करता, राइट। केंद्र सरकार इसको राज्य सरकार के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करती, पूरे का पूरा सेस का पैसा सरकार के पास जाता है। तो वही पॉइंट वही था कि 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 28, और ऊपर से सेस लगता था जाई, जो कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता था, और फ्रीक्वेंट क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स भी अराइज होते थे। रेवेन्यू कलेक्शंस की जब हम बात करें तो रेवेन्यू कलेक्शंस मंथली कितना इनफ्लो होता था, 1.6 to 1.7 लाख करोड़, राइट, जो कि स्टेबिलिटी शो करता है। बट अगेन इट्स वेरी आपका रिमेन बिलो इंडिया फुल पोटेंशियल, क्योंकि 4 स्लैब ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ज्यादा स्लैब है, 28% का जीएसटी कई सारे प्रोडक्ट्स पे लग रहा है, सर्विसेज पे लग रहा है, गुड्स पे लग रहा है, तो लोग ना टैक्स देने से बचना चाहते थे। नाउ बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ पीपल दे यूज्ड टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। नाउ इसीलिए इसको सिंप्लीफाई किया गया और अगेन टैक्स स्लैब को रिड्यूस किया गया, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स को भरे एंड हमारे मंथली इनफ्लो जो है जीएसटी का वो बढ़े इन अ लॉन्ग रन, राइट। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, अगेन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है जीएसटी में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, कंप्लायंस पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, जो कि कहीं ना कहीं एमएसएमई की कॉस्ट को ना बढ़ा देता है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और स्मॉल ट्रेडर्स को। टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं, अभी करंट में 11 to 12% है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, राइट। तो इंडिया का टैक्स एफर्ट इज मच लोअर देन दी ग्लोबल पीयर्स। ग्लोबल पीयर्स का मतलब दुनिया में इंडिया से जो आपके रिलेटेड नेशंस हैं, लाइक यूएस, कनाडा, चाइना, राइट। सो दीज कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज वे मच लोअर। टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है कि 100 रुपीज का प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें से 11 to 12 प्रोडक्ट्स पर ही आपका टैक्स लगता हुआ नजर आ रहा है, टैक्स पे होता है, राइट। तो ये बताता है इंडिया में कितनी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है। नाउ द पॉइंट इज क्या है भाई, है ना, हम बेसिकली व्हाई वी नीड दिस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, हम लोग क्यों जीएसटी 2.0 लेके आए। जीएसटी 2.0 लाने के लिए सबसे पहला अगेन जो पहली चीज थी सिंप्लीफाई करना, तो अगेन हमने कोलैप्स किए मल्टीपल स्लैब को इनटू अ फ्यूअर रेट्स, जिससे रिड्यूस हुआ कंफ्यूजन और बूस्ट हुआ कंप्लायंस कॉन्फिडेंस। दूसरा हमने कंप्लायंस को वाइडर किया, तो वी हैव इजी एंट्री नॉर्म्स, इंकरेज की स्मॉल बिजनेस को टू एंटर द फॉर्मल टैक्स नेट
वॉलेटरली। तीसरा, हमने कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करने की बात करी, तो अगेन फास्टर रिफंड की बात करी, सिंपल लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट की बात करी, जिससे इंडिया की पोजीशन ग्लोबल ट्रेड में इंक्रीज होते हुए नजर आए। इक्विटी, इक्विटी क्यों? क्योंकि टैक्सिंग ऑन लग्जरी एंड सिन गुड्स हायर प्रोटेक्ट द कॉमन सिटीजन। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं ना, है ना। अभी एक मूवी रिलीज हुई थी शाहरुख खान की, इसमें क्लियरली बोला गया था कि आपको पता है कि किसान अगर जब लोन लेने जाता है तो किसान के ऊपर कितना टैक्स लगता है? बोलता है 18%। अच्छा, बोलता है कि अगर कोई मर्सिडीज खरीदने जाता है तो भाई मर्सिडीज पे कितना परसेंट टैक्स लगता है? तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको बताता है कि मर्सिडीज पे लगता है 8%। तो जो चीज महंगी है, लग्जरी है, उस पर आप टैक्स कम लगा रहे हो, और जो चीज एसेंशियल है उस पर आप टैक्स ज्यादा लगा रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी, राइट। तो वो इक्विटी लाने के लिए हमें ये रिफॉर्म लाना पड़ा, जिसके चलते जो लग्जरी एंड सिन गुड्स हैं, जैसे सिगरेट, टोबैको, राइट, आपका एल्कोहल, नॉट एल्कोहल, सिगरेट्स मान लो, टोबैको प्रोडक्ट्स मान लो, क्योंकि सिगरेट डजंट कम, एल्कोहल डजंट कम आउट ऑफ द जीएसटी, एंड लग्जरी चीजें, राइट, लग्जरी प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया, राइट, जिससे आम आदमियों को लगे कि भैया हम उनके लिए टैक्स लेके आए हैं, और दूसरा डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ना शिफ्ट हो आपका कॉमन सिटीजंस के ऊपर। चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है? ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू डिप देखने को मिला, है ना, तो इनिशियल लॉस ऑफ 48,000 करोड़ रुपीस का देखने को मिला। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन रिस्क है, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस तो होगा होगा। इंप्लीमेंटेशन रिस्क, आईटी ग्लिचेस हैं, लिमिटेड ट्रेनिंग है, ट्रेडिंग है, वीक अडेप्शन है, तो स्मूथ रूल आउट में कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा। स्टेट रेजिस्टेंस, तो वही बोला गया, स्टेट डरता है, राइट, क्योंकि उसको कंपनसेशन लॉस हो जाएगा आफ्टर 2026, और अगेन स्ट्रेनिंग हो रहे हैं इंडिया सेंटर और स्टेट के फिस्कल रिलेशनशिप। और लास्ट में ग्लोबल प्रेसिडेंट, तो अगेन मलेशिया में भी ऐसा रिफॉर्म आया था, बट मलेशिया में ये रिफॉर्म फेल हुआ। तो मलेशिया का फेल जीएसटी रिफॉर्म शो करता है पुअर एग्जीक्यूशन, अंडर डिटरमाइंड अंडरमाइंड टैक्स सिस्टम क्रेडिबिलिटी को, राइट। चलो, बाकी लास्ट में सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है? अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि हम लॉन्गर रन की बात कर रहे हैं, राइट, नॉट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म रेवेन्यू, वी आर फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो अगेन लोअर रेट कैन स्टिमुलाइज कंजम्पशन एंड रेज लॉन्ग टर्म रेवेन्यू, क्योंकि जब चीजें सस्ती होंगी, जिन पे टैक्स कम लगेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे। क्लियर? दूसरा, प्रोग्रेसिव टैक्स है, आप बिगर कंट्रीज में जाओगे, टैक्स हमेशा रिड्यूस होता हुआ नजर आता है। तो रिच कंज्यूमर ऑफ लग्जरी गुड्स बेयर हायर टैक्स, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड जस्टिस। फॉर्मलाइजेशन, तो स्मॉल बिजनेसेस जो है वो फॉर्मल सेक्टर को ज्वाइन कर पाएंगे, और रजिस्ट्रेशन स्कीम में भी सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तो अगेन एमएसएमई बेनिफिट होगा, राइट, फ्रॉम अ फास्टर रिफंड एंड फ्यूअर बैरियर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। और फिस्कल कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब कि वाइडर कंप्लायंस एक्सपेंशन होगा टैक्स बेस का, और अगेन इंडिया की फिस्कल हेल्थ भी स्ट्रेंथन होती हुई नजर आएगी, राइट, स्ट्रेंथन होती हुई नजर आएगी। चलो, नाउ नेक्स्ट वन, and the next topic is the last topic, it's about the rare earth metals को लेकर, या rare earth not metals, rare earth elements को लेकर। और अल्टीमेटली हमें कंपैरिजन करना है इंडिया और चाइना के बीच में, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच क्रूशियल, राइट। तो हम इंडिया चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स को देखते हुए चलेंगे। मेजरली इसमें ना आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, चार्ट देखने को मिलेगा, तो आप मैंने इसमें ग्राफ्स और चार्ट्स और इवन आपका टेबल भी दी हुई है, जिससे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट शो यू, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। न्यूज में क्या है, क्योंकि चाइना ने अपने बेसिकली रेयर अर्थ माइनिंग को और प्रोसेसिंग को ना बहुत टाइटन कर दिया है। सो चाइना हैज टाइटन द कंट्रोल ऑफ रेयर अर्थ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, राइट, कुछ इंटरिम मेजर्स लेके, जिससे कहीं ना कहीं वो ग्लोबल प्रोडक्शन में डोमिनेंस शो कर पाए और रिफाइनिंग में अपना डोमिनेंस शो कर पाए। हियर यू कैन सिंपली सी कि कंट्री वाइज शेयर कितना है ग्लोबल रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स का, अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा चाइना के पास सबसे ज्यादा है, देन ब्राजील, देन इंडिया, बट इंडिया हैज ओनली 7.7%, राइट, ब्राजील हैज 23.3%, चाइना हैज अ रिजर्व ऑफ 48.9%, राइट। वहीं कंट्री वाइज शेयर of a global mine production of the आपका rare earth for the last 5 years में 65.8% चाइना, यूएस 13.2, बर्मा 9%, ऑस्ट्रेलिया 5.6, थाईलैंड 2.1, नाइजीरिया 1.2, इंडिया हैज ओनली 0.9। तो इंडिया कितना कम बेसिकली प्रोड्यूस करता हुआ चलता है। फिर सेक्टर वाइज डिमांड की बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट, तो अगेन 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उन 17 में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है इथेरियम की, राइट, फिर लूथियम की, फिर डाइफोरियम की, देन टर्बियम की, देन आपके ग्लैडोलियम की, देन समैरियम की, राइट, समैरियम की। सो दीज आर दी चार्ट्स यू हैव टू बेसिकली कीप इन माइंड। नाउ द नेक्स्ट वन ये रहा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आप इस चार्ट को पढ़ना, इस चार्ट से आपको कंपैरिजन मिलेगा चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का और इंडिया के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का।
जैसे हम बात करें तो अ ग्रुप ऑफ 17 आपके एलिमेंट्स हैं, राइट, जो कि वाइटल है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड विंड टर्बाइंस, डिफेंस एंड हाईटेक डिवाइसेस के लिए। रिजर्व की बात करते हैं, चाइना होल्ड करता है 50% से भी ज्यादा ग्लोबल रिजर्व। चाइना के पास सबसे ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास भी डिपॉजिट्स है, बट स्मॉल शेयर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है मेनली केरला, उड़ीसा, आंध्रा, झारखंड और तमिलनाडु के बीच में। प्रोडक्शन लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो 60% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट चाइना प्रोड्यूस करता है। इंडिया below than 2%, below than 2% ग्लोबल प्रोडक्शन है, मोस्टली बाय द इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि डिफेंस डीएई के अंदर आता है, राइट। रिफाइनिंग कैपेसिटी तो 92% ऑफ द ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना। इंडिया वेरी लिमिटेड रिफाइनिंग। एक्सपोर्ट और ग्लोबल सप्लाई की जब हम बात करें, एक्सपोर्ट ग्लोबल सप्लाई की, तो अगेन चाइना सबसे बड़ा बिगेस्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा। इंडिया इज डिपेंडेंट 75% ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो इंडिया इंपोर्ट करता है आपके चाइना से, चाइना से, राइट। वही रिसर्च इनोवेशन, चाइना लीड, इंडिया सिर्फ 6% ऑफ द ग्लोबल रिसर्च आउटपुट लगाता है। चाइना लीड करता है आपके इस रिसर्च, आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिसर्च में। पॉलिसी ब्रश, पॉलिसी पुश, तो पॉलिसी पुश की बात करें तो अगेन दे हैव वेरी टाइट एक्सपोर्ट कंट्रोल, राइट। उन्होंने बैन लगाया कुछ आपके प्रोसेसिंग टेक एक्सपोर्ट्स पर, राइट। 14 बिलियन डॉलर्स का तो वो एनुअल आपका एक्सप्लोरेशन फंडिंग करता है चाइना। इंडिया में एक चीज है, इसका नाम जरूर याद रखना, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, जो कि अगेन लैक कर, लेकिन अगेन उसके बावजूद भी इंडिया लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ मिड साइज फर्म। इंडिया के पास कोई मिड साइज फर्म नहीं है, लेट मी रब दिस, मिड साइज फर्म नहीं है और आर&डी इकोसिस्टम नहीं है, जिससे डोमिनेंस कहीं ना कहीं हमारा रिड्यूस होता हुआ नजर आता है, राइट, रिड्यूस होता हुआ नजर आता है। चलो, so guys, this is what the session is all about, है ना। so this is what the roundup of आपका सितंबर मंथ। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप दे देता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी मिले और आपको पता लगे कि हमने सेशन के अंदर क्या क्या कवर अप किया है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आए, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डन इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हमने 6 मेजर टॉपिक्स को डिटेल में देखा, राइट। दीज आर द टॉपिक्स: एजुकेट गर्ल्स विंस 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड, विक्रम 3 बिट प्रोसेसर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, लिपुलेख पास, जीएसटी 2.0 एंड चाइना वर्सेस इंडिया इन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। वहीं दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू कवर ऑन योर ओन, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको खुद से कवर करने की जरूरत है। ट्रम्प साहब हैज बेसिकली इंक्रीजेस द फी ऑफ H1B वीजा to what $100,000, Great Nicobar Island project, नेपाल का पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। तो दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू कवर ऑन योर ओन, है ना। बाकी टॉपिक्स आपको मिलते हुए, बाकी 6 टॉपिक्स हमने डिटेल में कवर किया है एंड इवन वन लाइनर्स भी हमने कवर अप किए हैं, राइट। लेट मी जस्ट शो यू द वन लाइनर्स। तो अगेन वन लाइनर्स भी इंडिया यूएस के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज, दूसरा ग्लोबल पीस इंडेक्स को लेकर, तीसरा अगेन आपका इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट को लेकर, है ना। चलो, तो नाउ आई नो यू गाइस आर वेटिंग फॉर बेसिकली आपको पीडीएफ और पीपीटी कहां मिलेगी, तो यू विल गेट द पीडीएफ ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। तो आप आराम से जाओ और यहाँ से आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट डू ज्वाइन @titan786। सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट हैव टू गो टू द टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे बस इसको सर्च करो, सर्च आइकन पे जाओ और सर्च आइकन पे विदाउट एनी स्पेस द सर्च @TITANS टाइटन्स 786। यू विल गेट अ ग्रुप, ज्वाइन दैट ग्रुप। बाय the end of this day you will be receiving the PDF of September monthly roundup and even previous month के आपकी पीडीएफ भी, राउंडअप की पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप में भी मिलती हुई नजर आएंगे, ठीक है। चलो, so guys that's it। सर जस्टिस वर्मा केस का क्या हुआ? अभी तक कुछ एडवांसमेंट नहीं हुआ, राइट। इट्स इन आपका सुप्रीम कोर्ट, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, सो गाइस दैट्स इट, मिलते हैं, बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाकी अपन कल मिलेंगे मॉर्निंग 7 o'clock विद द हिंदू एनालिसिस ऑफ 3rd of October। बाय बाय, टिल देन बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय everyone, but do remember to click on the like button and do subscribe to our channel। Bye bye guys।